वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। दोस्तों देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन है। हमारा जो पहला क्वेश्चन आज का इसमें क्या दिया हुआ है कि जब कोई वस्तु वर्ताकार मार्ग में गति करती है तब उस पर लगने वाला बल द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता क्योंकि। या दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोस्तों कोई बॉडी है वो किसी सर्कुलर पाथ में मूविंग कर रही है यानी वर्तीय पथ पर घूम रही है, तो इस पर जो वर्ष यानी फोर्स कार्य करता है यानी जो बल कार्य करता है उस बल के द्वारा दोस्तों इसका जो वर्क डन होता है यानी किया गया कार्य शून्य होता है यानी कोई कार्य नहीं किया जाता इस पर लगने वाले बल के कारण। दोस्तों आपको बताना है वो उसका कारण क्या है, नहीं इस पर कार्य क्यों नहीं होता। यानी दोस्तों इसके अंदर वस्तु का विस्थापन शून्य होता है, या परिणामी बल विद्यमान नहीं होता, या बल तथा विस्थापन परस्पर लंबवत होंगे, या बल हमेशा केंद्र की दूर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कोई भी यानी जो बॉडी है वो किसी सर्कुलर पाथ में मूविंग कर रही है, वर्तीय पथ पर गति कर रही है। दोस्तों इसका जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है, जो विस्थापन होता है वो हमारा स्पर्शरेखीय होता है, और हम जानते हैं जो अभिकेंद्रीय बल की डायरेक्शन होती है दोस्तों हमारा त्रिज्यीय यानी उदिश यानी के अंदर की ओर होती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है एवं जो फोर्स है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। इसी के कारण दोस्तों हम जानते हैं जो किया गया कार्य था W=F.D cos थीटा होता है। तो ये दोनों यानी दोस्तों F और D परपेंडिकुलर होने के कारण दोस्तों इसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी जब कोई वस्तु वर्ताकार मार्ग में गति करती है तब उस पर लगने वाला यानी दोस्तों जो बल है उसके द्वारा कार्य नहीं किया जाता। उसका कारण यही है कि जो बल तथा जो डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होते हैं वो परस्पर परपेंडिकुलर यानी लंबवत होते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि जब वाष्प द्रव में संघनित होता है तब यह ऊष्मा अवशोषित करती है, ऊष्मा मुक्त करती है, इसका ताप बढ़ता है या ताप घटता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में बताना है आपको कि हमारा कोई भी एक गैस है, यदि दोस्तों यह द्रव के रूप में कन्वर्ट होती है यानी द्रव के रूप में संघनित हो जाती है, तो आपको बताना कि इसके द्वारा जो इस प्रक्रिया के अंदर जो ऊष्मा है वो मुक्त होती है या अवशोषित होती है, या इसका टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर कम होगा। दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसी का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला यानी ऊष्मा मुक्त होगी। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं जो यानी गैस होती है उसके अंदर जो अणुओं की जो काइनेटिक एनर्जी है वो अधिक होती है, और द्रव के अंदर दोस्तों यानी पास पास आने के कारण इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो कम हो जाती है। यानी दोस्तों हमारी इसकी जो आंतरिक ऊर्जा है यानी जो हमारी गैस की आंतरिक ऊर्जा उसमें कमी हुई है। दोस्तों जितनी यानी ऊर्जा में कमी होगी उतना ही ऊर्जा दोस्तों हमारी बाहर मुक्त हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं जो ऊर्जा होती है हमारी संरक्षित रहती है। यानी इस पहले इसकी एनर्जी अधिक थी यानी फिर द्रव की कम हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि दोस्तों कुछ एनर्जी हो बाहर की ओर मुक्त होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी जब वाष्प द्रव में संघनित होता है तो यहाँ से ऊर्जा ऊष्मा मुक्त होती है। दोस्तों आप ये नहीं याद नहीं रख सकते तो आप ये याद रखते हैं ये दोस्तों हमारी कोई भी यानी द्रव है, यदि हम इसको गैस में यानी बदलना होता है यानी दोस्तों वाष्प में बदलते हैं, तो हम क्या करते हैं इसको यानी उष्मा देते हैं यानी दोस्तों गर्म करते हैं। तो यानी कि दोस्तों अपन इसको एनर्जी देते हैं तब यह द्रव से गैस में बदलती है। दोस्तों जैसे ही ये गैस से यानी दोबारा से द्रव में बदलेगी तो जितनी एनर्जी यानी दोस्तों इसको दी जाती है यहाँ पर उतनी ही एनर्जी यानी फिर से निकलेगी। तो आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। यानी जब कोई वाष्प यदि द्रव में संघनित होता है तो उसके द्वारा ऊष्मा मुक्त होगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि एक कण एक समान वेग v से वर्त में घूम रहा है, व्यास के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गति के दौरान इसके संवेग में परिवर्तन mv होगा, संवेग में परिवर्तन 2mv होगा, या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 1/2 mv होगा, या गतिज ऊर्जा में परिवर्तन mv होगा। यानी दोस्तों हमें क्या बताना है कि एक कण है वो एक समान v से यानी दोस्तों किसी वर्त यानी पथ में घूम रहा है, जब यानी दोस्तों वह व्यास के अनुदिश एक सिरे से यानी दोस्तों गति करते हुए दूसरे सिरे पर चला जाता है, तो आपको बताना कि इसमें संवेग में परिवर्तन होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। दोस्तों हम जानते हैं जो हमारी जो वेलोसिटी होती है उसकी स्पर्शरेखीय होती है। दोस्तों यदि कण यहाँ पर होता है तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी, और यदि ये कण यहाँ पर होता है तो इसकी वेलोसिटी इस प्रकार से हो जाएगी। यदि दोस्तों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी v है, दोस्तों यहाँ पर वेलोसिटी पानी -v हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन हो दोस्तों विपरीत हो गई है। और हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो संवेग में परिवर्तन होता है डेल्टा p m कोष्टक में यानी v2 - v1 होता है। तो यहाँ से दोस्तों अपन v2 का मान तो अपन -v रखेंगे और v1 का मान अपन v रखेंगे। तो दोस्तों संवेग में परिवर्तन हमारा -2mv प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अपन बता सकते हैं कि संवेग में परिवर्तन हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 2mv। ये तो माइनस दोस्तों हमारे बता रहा कि इसकी डायरेक्शन वो चेंज हो रही है। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी दोस्तों एक कण है वो एक समान वेग यानी v से किसी वर्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो यदि व्यास के अनुदिश एक सिरे से दूसरे सिरे पर चला जाता है तो इसके संवेग में जो परिवर्तन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2mv। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि किसी एक समान वर्तीय गति में
कोणीय वेग तथा कोणीय संवेग दोनों ही परिवर्तित होते हैं, या कोणीय वेग बदलता तथा कोणीय संवेग नियत रहता है, या कोणीय वेग तथा कोणीय संवेग दोनों नियत रहते हैं, या कोणीय संवेग बदलता है या कोणीय वेग नियत रहता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कोई भी वस्तु है यदि वह कोणीय गति कर रही है तो दोस्तों याद रखना उसका जो कोणीय संवेग होता है वो तो हमेशा ही यानी संरक्षित रहता है, यानी नियत रहता है। और हम जानते हैं जो एल इक्वल टू होता है वो हमारा आई ओमेगा है। और हम जानते हैं दोस्तों हमारी जो एक समान वर्तीय गति हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि दोस्तों हमारा जो ओमेगा का मान होगा वह भी हमारा नियत रहेगा, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है यानी एक समान वर्तीय गति है, तो इसके कारण हमारा ओमेगा का मान भी नियत हो जाएगा। और हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो कोई भी वर्तीय गति हो चाहे यूनिफॉर्म हो या असमान वर्तीय गति हो, जो हमारा जो कोणीय संवेग है वो तो हमेशा ही संरक्षित रहेगा जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी एक समान वर्तीय गति के अंदर कोणीय वेग एवं कोणीय संवेग दोनों ही नियत रहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 5th क्वेश्चन है यानी 5वां नंबर का। इसमें क्या दिया हुआ है कि निम्न में से सही कथन चुने। यानी दोस्तों आपको बताने कि यहाँ पर 4 कथन दिए हुए हैं, कौन सा कथन सत्य है। एमीटर का प्रतिरोध अल्प होता था इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, या एमीटर का प्रतिरोध अल्प होता है इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, या वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अल्प होता है तथा इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। दोस्तों आपको याद करना, इस बातों को नोट कर लें, हमेशा याद रखना दोस्तों जो हमारा एमीटर होता है यानी दोस्तों एमीटर का मतलब क्या होता है कि धारा के माप को मापने वाला। दोस्तों इसको हमेशा परिपथ की श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और यानी शुद्ध परिपथ का जो मान होता है दोस्तों हमारा शून्य होता है, यानी दोस्तों जो हमारा जो एमीटर होता है उसका मान हमारा बहुत अल्प होता है इसके प्रतिरोध का मान। और दोस्तों हमारा जो वोल्ट मीटर होता है उसको याद रखना हमेशा, यानी दोस्तों हमारा जो परिपथ होता है उसके समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, और इसका दोस्तों जो प्रतिरोध होता है वो बहुत उच्च होता है, यानी दोस्तों हमारा शुद्ध वोल्ट मीटर होता है याद रखना उसका प्रतिरोध होता है अनंत। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं इसका जो हमारा वोल्ट मीटर होता है वो उच्च होता है। तो याद रखना दोस्तों हमारा जो सही कथन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी दोस्तों हमारा जो एम मीटर होता है उसको अपन श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और इसका जो प्रतिरोध होता है वो अल्प होता है। दोस्तों इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। और दोस्तों याद रखना जो वोल्ट मीटर होता है उसका प्रतिरोध हमारा उच्च होता है और उससे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 6th नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि यदि विभव मापी के तारों की लंबाई बढ़ा दी जाए तो पूर्व में प्राप्त संतुलन लंबाई। यानी दोस्तों आपको बताना हमारा जो विभव मापी होता है दोस्तों उसके जो यानी जो ये तार की लंबाई होती है इस प्रकार से, यदि दोस्तों इस तार की लंबाई को अपन बढ़ा देंगे तो आपको बताना कि जो हमारी संतुलन लंबाई होगी दोस्तों उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों हम जानते हैं जो हमारी विभव प्रवणता एक्स होती है उसका फॉर्मूला होता है V/L। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों जैसे ही अपन एल का मान बढ़ाएंगे तो इसकी विभव प्रवणता का मान हमारा घट जाएगा, और यदि दोस्तों विभव प्रवणता का मान घट जाएगा तो हमारी जो संतुलन लंबाई है उसका मान भी हमारा बढ़ जाएगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों हमारी यदि विभव मापी के तार की अपन लंबाई बढ़ा देते हैं तो उसकी जो सुग्राह्यता है वो हमारी बढ़ जाती है, यानी इसकी जो प्रवणता है यानी कि इसके अंदर त्रुटि है उसका मान कम हो जाएगा, और इस प्रकार से दोस्तों इसकी संतुलन लंबाई है उसकी मान भी बढ़ जाएगी। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन में दोस्तों क्या दिया हुआ है कि एनटीपी पर जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, गहरी खदान के अंदर जल किस ताप पर उबलेगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या दिया कि आपके पास यानी दोस्तों यानी बाहर वातावरण में यानी जो हमारा नेचुरल टेम्परेचर होता है यानी दोस्तों एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पर जो जल होता है दोस्तों पृथ्वी की सतह पर यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है यानी एनटीपी पर। तो आपको बताना कि दोस्तों यदि इसको अपन यानी गहरी खदान में ले जाएँ तो वहाँ पर बताना कि दोस्तों यानी कि किस पर उबलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर या इससे अधिक टेम्परेचर पर या इससे कम टेम्परेचर पर या इनमें से कहीं पर भी नहीं उबलेगा। दोस्तों याद रखना मैंने आपको बताया था कि दोस्तों जब यानी प्रेशर का मान बढ़ता है तो दोस्तों हिमांक का मान तो हमारा कम हो जाता है और जो क्वथनांक होता है उसका मान बढ़ जाता है। यदि प्रेशर का मान अपन कम करते हैं तो दोस्तों हिमांक का मान तो हमारा बढ़ जाता है और क्वथनांक का मान कम कर हो जाता है। और हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो खादान होती है यानी खान होती है उसके अंदर दोस्तों प्रेशर का मान हमारा जो हमारी सतह की तुलना में अधिक होता है। यदि प्रेशर का मान दोस्तों अधिक होगा तो इसका जो क्वथनांक पॉइंट होगा यानी जो हमारा दोस्तों उबलने वाला पॉइंट होगा उसका मान भी बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों गहरी खदान के अंदर जो हमारा जल होगा वो 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर पर उबलेगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, क्योंकि दोस्तों हमारी जो गहरी खदान होती है उसके अंदर प्रेशर का मान अधिक हो जाता है और प्रेशर के मान अधिक होने के कारण इसके अंदर यह 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर उबलेगा क्योंकि इसका क्वथनांक का मान बढ़ जाएगा। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो 8वां क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि यदि किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा अनंत है तो इसका अर्थ है। यानी दोस्तों हमें बताना कि हमारा कोई पदार्थ है इसकी दोस्तों हमारी स्पेसिफिक हीट है यानी स्पेसिफिक हीट का मान हमें दिया हुआ कि अनंत है। तो हमें बताना कि दोस्तों यह पदार्थ ऊष्मा दे रहा है या हमेशा ऊष्मा ले रहा होगा या ऊष्मा ली जाए या दी जाए
इसकी टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं होता है या उपरोक्त सभी। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं जो ऊष्मा का जो फॉर्मूला होता है यानी दी गई ऊष्मा का, तो उसका फॉर्मूला होता है सी एम अपॉन में डेल्टा टी। यानी दोस्तों हमारा कोई भी एम द्रव्यमान का पदार्थ है, उसकी यदि दोस्तों हमारी जो स्पेसिफिक हीट यदि सी है, तो यदि इसको क्यू अपन ऊष्मा देते हैं तो उसका जो टेम्परेचर में परिवर्तन होता है दोस्तों डेल्टा टी होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो सी इज इक्वल टू में प्राप्त होता है वो क्यू अपॉन में हमारा एम इंटू डेल्टा टी प्राप्त होता है। यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों यदि इसका सी का मान हमारा अनंत होता है तो इसका मतलब क्या होगा कि दोस्तों यदि डेल्टा टी का मान हमारा शून्य होगा, यानी दोस्तों पदार्थ को कितनी भी ऊष्मा दी जाए, यदि इसका यानी सी का मान अनंत कब होगा, जब उसका डेल्टा का मान शून्य हो, डेल्टा टी का मान 0 हो। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी ऊष्मा ली जाए या दी जाए उसके टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं होगा। दोस्तों ऊष्माधार्य यानी जो विशिष्ट ऊष्मा है, इसका मतलब क्या होता है कि दोस्तों ऊष्माधारिता का मतलब यानी कि जो इसकी ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता, यानी दोस्तों यदि हमें इसकी क्षमता ही हमें अनंत दी हुई है तो चाहे इसको कितनी भी ऊष्मा दें, यानी दोस्तों इसके टेम्परेचर में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि इसकी ऊष्माधारिता हमें कितनी दी हुई है, अनंत, यानी स्पेसिफिक हीट है, विशिष्ट ऊष्मा अनंत दी हुई है। तो इसका मतलब यही होगा कि ऊष्मा ली जाए या दी जाए इसके टेम्परेचर में परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको फॉर्मूले के माध्यम से बता दिया है कि हमारा जो Q इज इक्वल टू होता है वो आपने पढ़ा होगा सी एम इंटू डेल्टा थीटा डेल्टा टी होता है। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं कि जो डेल्टा थीटा होगा वो हमारा Q अपॉन में सी एम होगा। यानी दोस्तों यदि आपको सी का मान अनंत दिया हुआ तो इसका मतलब क्या होगा कि Q का मान कितना भी रखें, हमारा डेल्टा थीटा या डेल्टा टी का मान होगा हमेशा शून्य होगा, इनको इसके टेम्परेचर में परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा जो 9th क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक की यानी बाती कार्य करता है। दोस्तों हमारा जो नाभिकीय रिएक्टर होता है उसके अंदर बताना है कि जो हमारा मंदक के रूप में जो पदार्थ कार्य के में लिया जाता है वो कौन सा होता है। दोस्तों इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों याद रखना, हमारी जो नाभिकीय रिएक्टर होती है उसके अंदर दोस्तों जो मंदक के रूप में, यानी दोस्तों हमारे जो न्यूट्रॉन यानी न्यूक्लियस होते हैं उनकी यदि स्पीड यानी दोस्तों अधिक हो जाती है तो उसकी स्पीड को नियंत्रण में रखने के लिए हमारा भारी जल का उपयोग किया जाता है, यानी मंदक के रूप में, यानी इसकी जो गतिज ऊर्जा हो उसको अपन कम करते हैं। और दोस्तों यानी जो याद रखना, जो कैडमियम की सड़ होती हैं उसका नियंत्रण यानी काम में लिया जाता है नियंत्रक के रूप में। यानी दोस्तों यदि इनको न्यूक्लियनों की संख्या अधिक हो जाती है तो उनकी संख्या को कम करने के लिए कैडमियम का काम में लिया जाता है। इस प्रकार से याद रखना दोस्तों, कई बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं। यानी दोस्तों मंदक के रूप में काम में लिया जाता है भारी जल, यानी जो न्यूक्लियन की स्पीड को नियंत्रण में करने के लिए भारी जल का उपयोग किया जाता है, और उनकी संख्याओं को कम करने के लिए यानी नियंत्रक के रूप में काम में लिया जाता है कैडमियम। इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, यानी जो हमारा जो 10th क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है कि सूर्य में ऊर्जा मुख्यतः उत्पन्न होती है। दोस्तों आपको बताना कि हमारे जो सूर्य के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किसके कारण होती है, रेडियो सक्रिय पदार्थों के संलयन के कारण, या हीलियम परमाणु के विखंडन के कारण, या रासायनिक अभिक्रिया के कारण, या हाइड्रोजन परमाणु के संलयन के कारण। दोस्तों आप याद रखना, जो हमारा सूर्य होता है उसके अंदर दोस्तों जो एनर्जी उत्पन्न होती है यानी जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, वो याद रखना दोस्तों इसके अंदर जो हाइड्रोजन के यानी परमाणु होते हैं यानी उनके संलयन से यानी दोस्तों हमारा जो हीलियम का परमाणु बनता है, तो इसके दौरान यानी दोस्तों नाभिक यानी जो हाइड्रोजन परमाणु का यदि संलयन होता है उसी के दौरान दोस्तों इससे ऊर्जा उत्पन्न होती है यानी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी सूर्य में दोस्तों ऊर्जा का जो यानी मुख्यतः उत्पन्न होती है वो हमारे हाइड्रोजन परमाणु के संलयन के कारण होती है, यानी जो हाइड्रोजन परमाणु का संलयन होता है तो हमारा एक हीलियम परमाणु बनता है। तो इस प्रकार से इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों इसी के साथ हमारा जो आज का मॉक टेस्ट वो कंप्लीट होता है। दोस्तों आज के 10 क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें, और दोस्तों इसको लाइक भी कर दें, जिससे कि दोस्तों आपको ऐसे ही वीडियो रेगुलर मिलते रहें। दोस्तों हम मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद।